नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक ऐसी कहानी जो बहुत ही प्रेरणा देती है। ये कहानी है कम से कम संसाधनों में भी बड़े से बड़े सपने देखने और उन्हें सच कर दिखाने की। इसरो की कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही मजबूत सोच के साथ होती है। इसके जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई, उनका साफ मानना था कि भारत का स्पेस प्रोग्राम किसी रेस का हिस्सा बनने के लिए नहीं है। नहीं, इसका मकसद है देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एक विनम्र महत्वाकांक्षा शुरुआत, मतलब कैसे एक विकासशील देश ने सितारों तक पहुंचने का सपना देखने की हिम्मत की। देखिए, जब 1960 के दशक में इसरो की नींव रखी गई तो उसका मुख्य मकसद चांद तारों की खोज करना नहीं था, बल्कि इसका असली लक्ष्य था सामाजिक विकास। सोचिए, किसानों के लिए मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी, दूर दराज के गांव तक कम्युनिकेशन पहुंचाना, मतलब आम आदमी की असल समस्याओं को सुलझाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, अकेले एक रास्ता बनाना। ये वो दौर था जब एक बहुत ही जरूरी रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए भारत को करीब 2 दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, और ये इसरो की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। दुनिया भर के दबाव के बावजूद अपने दम पर एक ताकतवर रॉकेट इंजन तैयार करना। तो सवाल उठता है कि ये क्रायोजेनिक इंजन आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही ज्यादा कुशल और शक्तिशाली रॉकेट इंजन होता है। अगर आपको भारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना है तो ये टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसे बनाना बेहद मुश्किल काम है। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ ही देशों के पास थी, और यही वजह थी कि भारत को इसे खुद बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये टाइमलाइन उस पूरे संघर्ष की कहानी बताती है। देखिए, 1991 में भारत ने रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन के लिए एक समझौता किया, लेकिन 90 के दशक में ही अमेरिका के दबाव में आकर रूस ने टेक्नोलॉजी देने वाला हिस्सा रद्द कर दिया। अब सोचिए क्या झटका लगा होगा। फिर 1994 में बिना किसी विदेशी मदद के भारत ने इसे खुद बनाने का फैसला किया, और फिर क्या था, 2 दशकों की मेहनत, ना जाने कितनी नाकामियां, और फिर मिली सफलता। और आखिरकार 2014 में हमारे अपने GSLV रॉकेट ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। ये एक बहुत लंबी लड़ाई थी आत्मनिर्भरता की। ये किस्सा ना उस समय दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती थी ये दिखाता है। एक जर्मन मशीनरी सप्लायर ने इसरो की एक साइट पर आने से ही मना कर दिया था। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, भारत में तो सड़कों पर सांप और हाथी होते हैं, मैं भला वहां कैसे आ सकता हूं। सोचिए, मतलब इसरो को सिर्फ तकनीकी मुश्किलों से नहीं, बल्कि दुनिया के ऐसे संदेहों से भी लड़ना पड़ रहा था। कोई यकीन ही नहीं करना चाहता था कि भारत जैसा देश स्पेस में कुछ बड़ा कर सकता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, किफायती इनोवेशन का फॉर्मूला। यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां इसरो ने अपनी सबसे बड़ी मजबूरी यानी पैसों की कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया, और यहीं से इसरो की लागत प्रभावी सफलता का राज खुलता है। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, $74 मिलियन। ये आंकड़ा इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को दिखाता है। पर आखिर ये है क्या? ये है भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन की कुल लागत, सिर्फ $74 मिलियन। अब जरा इसकी तुलना हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से कीजिए, जिसका बजट था $100 मिलियन। हाँ, ये सच है, भारत ने एक फिल्म के बजट से भी कम में मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेज दिया। ये वाकई में अविश्वसनीय है। तो सवाल ये है कि इसरो ने ये किया कैसे? इसका जवाब है अंतरिक्ष में काम करने का भारतीय तरीका। सबसे पहली चीज, स्वदेशीकरण, मतलब महंगे विदेशी पुर्जों की जगह देश में बने घटकों पर जोर दिया गया। दूसरा, सोचा समझा जोखिम लेना। पारंपरिक तरीकों की तरह ढेरों टेस्ट करने की बजाय परीक्षणों को जरूरत के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया। तीसरा, संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल, मतलब जो सिस्टम पहले कामयाब हो चुके थे उन्हीं को बार बार इस्तेमाल किया गया। और शायद सबसे जरूरी, छोटी लेकिन जुनून से भरी टीमें। यहाँ वैज्ञानिक बड़ी बड़ी तनख्वाहों से नहीं, बल्कि अपने मिशन से प्रेरित। और इस किफायती सोच का नतीजा वो था अभूतपूर्व। तो चलिए अब बात करते हैं इसरो की कुछ ऐसी ही जीतों की। पहली कोशिश, पहली लैंडिंग। कैसे इस किफायत ने भारत को वो दिलाया जो किसी ने सोचा नहीं था। ये लिस्ट देखिए, ये पहली बार में मिली सफलताओं की एक शानदार विरासत है। मंगलयान 2014, पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। फिर चंद्रयान 3 2023, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश। और आदित्य L1 2024, भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। इनमें से हर एक कामयाबी अपने आप में ऐतिहासिक है। मंगल मिशन की कामयाबी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। भारत से पहले दूसरे देशों ने 51 बार कोशिश की थी, और उनमें से सिर्फ 21 ही सफल हुए थे। मतलब सफलता की दर 50% से भी कम थी। और भारत ने इसे अपनी पहली ही कोशिश में कर दिखाया। ये इसरो की सटीक प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब ये कहानी पूरी होती है। हम वापस वहीं आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, सपने से हकीकत तक। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इसरो की चांद और मंगल की ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां आखिरकार विक्रम साराभाई के उस वादे को पूरा करती हैं जो उन्होंने देश के लोगों से किया था। देखिए, इसरो सिर्फ चांद और मंगल के बारे में नहीं है,
इसकी टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मौसम की निगरानी, आपदा की चेतावनी और उसका मैनेजमेंट, सैटेलाइट से चलने वाला टेलीकम्युनिकेशन और हमारे फोन में नेविगेशन सर्विसेज, ये सब इसरो की ही देन है। यही वो असल वादा था जो पूरा हो रहा है। और आज इसरो सिर्फ भारत की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहा, बल्कि अब वो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। उसका लक्ष्य है कि अगले दशक में अपनी मार्केट हिस्सेदारी को 5 गुना तक बढ़ाया जाए। अपनी कम लागत और भरोसे के लिए आज इसरो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो भविष्य में क्या है? खैर, योजनाएं और भी बड़ी हैं। अगला पड़ाव है गगनयान। ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। उसके बाद है मंगलयान 2, यानी मंगल पर एक बार फिर जाने की तैयारी। और फिर है शुक्रयान, जो शुक्र ग्रह के लिए एक ऑर्बिटर मिशन होगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए आगे का रास्ता बहुत रोमांचक है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। किफायत के दम पर चांद और मंगल तक पहुंचने में महारत हासिल करने के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अगली बड़ी चुनौती, अगला बड़ा लक्ष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। और यकीन मानिए, पूरी दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही है कि भारत की ये अंतरिक्ष यात्रा अब कौन सा नया मोड़ लेती है।